कि क्या जब तक ये पॉडकास्ट अपलोड होगा, थोड़ा समय जाएगा इसमें, जब तक ये पॉडकास्ट अपलोड होगा तब तक क्या तेजस्वी प्रताप के भविष्य का क्या फैसला रहेगा, वो हारेंगे या जीतेंगे, या और दूसरा क्या कांग्रेस शून्य तक पहुंच जाएगी या कुछ नंबर बना पाएगी। ये कि तेजस्वी प्रताप नाम तो है लेकिन अब उनकी तेजस्विता चली गई, प्रताप का कोई अर्थ बचा नहीं। जी इतनी प्रचंड शिकस्त ये झकझोर देने वाली है, बल्कि राजनीतिक तौर पर कोमा में पहुंचा देने वाली है। कांग्रेस के स्पर्श ने आपको निस्तेज बना दिया, तेजस्वी से बना दिया। ऐसे में मैं चुनाव परिणाम, बिहार के चुनावी परिणाम से मैं अचंभित हूँ। पूरे देश भर में मिसाल दी जाती थी कि बिहार में विकास का कोई अर्थ नहीं है, चेहरे का कोई अर्थ नहीं है, जाति समीकरण आपका क्या है। तो वहाँ का जाति इंद्रधनुष पर आधारित राजनीति सदा के लिए बुझ गई। कि एक टिप्पणी आ रही है कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के लिए कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। बिल्कुल भी डूब ही गए। देखिए, ये तो मैं कहता रहा हूँ, कांग्रेस एक पर है अभी जी। और बेहतर है कि शून्य पे चले जाएं, वो इनके लिए भी अच्छा है। वो एक भी क्यों भाई जी, कांग्रेस लिए सब कुछ बोझ है तो एक भी उनके लिए बोझ है। वो शून्य पर रहे तो वहां से बढ़ने की गुंजाइश भी रहेगी। बिल्कुल ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विद्युत दृष्टि पर। आज बिहार चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और इन परिणामों ने सबको हैरान और महागठबंधन को परेशान कर दिया है। और बिहार चुनाव के इन परिणामों का विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार संतोष शुक्ला जी। तो सर, यहाँ पर आज हम बिहार चुनाव के परिणाम के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं जी। अभी हमने देखा कि जिस दिन एग्जिट पोल्स आए थे, एग्जिट पोल्स में भी हम एग्जिट पोल्स जो इशारा कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि एनडीए और महागठबंधन के बीच एकदम कांटे की टक्कर, एकदम कह सकते हैं कि बहुत ही कड़ा मुकाबला था। पर आज जो रुझान सामने आ रहे हैं, उन्होंने तस्वीर ही एकदम पलट दी है, जिसमें एनडीए जो है वो लगभग 200 के पार पहुंचता दिख रहा है और महागठबंधन 2 डिजिट में सिमट कर रहे हैं। हाँ, 30-37 सिमट गया। ये बड़ी वाकई अप्रत्याशित तस्वीर है और कम से कम बिहार जैसे जटिल जाति विन्यास वाले राज्य में इतने अप्रत्याशित परिणाम की उम्मीद नहीं थी जी। और ये एक लोकतंत्र का नया चेहरा बिहार पेश कर रहा है। मैं तो कहूँगा इस चुनाव परिणाम के साथ ही बिहार ने संकेत दिया है कोई एक नई राजनीतिक दिशा में चल पड़ा है जी। क्योंकि इतना प्रत्याशित चुनाव आप देखेंगे, ये परिणाम जो है थोड़ा सा इसमें झलक गुजरात चुनाव की मिलती है। अब इस चुनाव में अगर ये आंकड़े हमें कहीं सेटल होते दिखें, मान लीजिए 200 के आसपास हम मान लें एनडीए को अभी, जबकि अभी चुनाव परिणाम हिलडुल रहे हैं, रुझान हो रहे हैं, तो ये प्रतिशत करीब 67 से 70% के आसपास बैठता है। बहुत बड़ा नंबर। और ये बहुत बड़ा मैंडेट है। और इस प्रकार से देखेंगे तो गुजरात में तो मेरे ख्याल से 85% पार हो गया था। जी। और जबकि इससे पीछे वाला चुनाव जो था गुजरात का देखेंगे तो कांग्रेस ने काफी क्लोज फाइट करी थी, लेकिन इसमें बिल्कुल सुपड़ा साफ। ऐसे ही बिहार में ये नए बिहार और नए बिहार के चुनावी एक रुझानों की का अभ्युदय है जी। ये नया बिहार है। ये बिहार इस चुनाव के जरिए कुछ कहना चाह रहा है जी। अब बात की सुपड़ा साफ की, तो धीरे धीरे देखा जाए तो जो एक समय पर देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी हुआ करती थी, जिसने देश पर एक बहुत बड़े अरसे तक राज किया, अब कहीं ना कहीं पूरे देश से ही धीरे धीरे उसका सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जितनी भी स्टेट्स में एक समय पर उनका सिक्का चला करता था, आज वो उन्हीं स्टेट से कांग्रेस को आप कह रही हैं जी। बिल्कुल सही बात है। ये दरअसल इसकी हार के पीछे अगर कांग्रेस की वजहों को आप खंगालेंगे, तलाशेंगे, तो उनके हार की वजहें तो बिल्कुल ऊपर तैर रही हैं। मैंने जब से चुनावी गुणागणित को समझना शुरू किया, अकेली ये पार्टी है जिसका मैंने जमीन पर कभी कोई होमवर्क नहीं देखा। और लोकतंत्र में ये बहुत खूबसूरत पक्ष है कि जो भी दल जमीन पर सक्रिय ना दिखे उसको जनता अपने मत के जरिए ऐसे ही दूर रखे, ये उसका अधिकार है जी। और कांग्रेस इस अधिकार को खूब जीती है। पिछले कई वर्षों से कई राज्यों के कई चुनावों में कांग्रेस ने लगभग ऐसे दिखाया कि ना हम आपका कोई काम करेंगे, ना आपके लिए हम जमीन पर संघर्ष करेंगे, हम कुछ
भटकाने वाले नारों के साथ मैदान में आएंगे और कृपा करके आप हमें बाहर रखिएगा। कुछ ऐसा ही दिखता मुझे। हमें बहुत निराशा है कांग्रेस के प्रदर्शन से। और जो भारत की सबसे बड़ी एक पार्टी रही जिसने अधिकतर राज्यों में कभी शासन किया, देश में सर्वाधिक काल तक उसका कार्यकाल रहा, अगर आज वो दहाई की सीटों के लिए संघर्ष करती नजर आ रही, बिहार में तो मेरे ख्याल से 4-5 पे ही सिमट गए। ये तब है जबकि राहुल गांधी ने वहां थोड़ा प्रयास भी किया, और कांग्रेस प्रयास जितना करती है उससे बढ़ चढ़ के दावे करती है। जी। और ये दावों के अतिरेक की दुर्घटना में कांग्रेस का प्रदर्शन ऐसा होता चला जा रहा है। आत्ममंथन कांग्रेस कदाचित नहीं करेगी। जी, अब कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब रहा, पर कांग्रेस ने एक कोशिश की। आप देखेंगे तो उन्होंने चुनाव से पहले ही हाइड्रोजन बॉम्ब गिराया था। दिल्ली में हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा था, ऐसा कह के राहुल गांधी ने। जी। लेकिन हुआ वही कि दरअसल चुनाव आयोग ने बार बार कहा कि आप कोई शिकायत हमको लिखित नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा और आप कहीं जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कांग्रेस बार बार कहती थी हम जनता की अदालत में जाके वोटों की हो रही इस चोरी का जवाब खंगालेंगे, देंगे। जी। वो तो एक आत्मघाती बयान से ही टकरा के कांग्रेस निपट गई। मतलब आप ये देखिए कि इतना एक व्यक्ति ने अपने आसपास दीवारें खड़ी कर ली हैं कि हाँ मैं जीतूंगा, पर ग्राउंड पे कुछ ये और कैसे जीतेंगे? पिछली बार कब जीते थे? जीतने का आधार क्या होगा? इनके अपने एजेंडे में जनता के उपयोग की बातें क्या हैं? सामने वाले किसी बहुत बड़े राजनीतिक चेहरे की काट में इनके पास नया चेहरा क्या है? इनके पास कुछ भी नहीं है। हठ धर्मता है, अहंकार है, भटकाव है, बिल्कुल, और भ्रम है। बात करें यहाँ पर नए चेहरों की, तो नए चेहरों में इस बार जो महागठबंधन की तरफ से जिस चेहरे को एकदम ग्लोरीफाई किया गया, वो चेहरा था तेजस्वी प्रताप यादव। बिल्कुल। उस चेहरे को इतना ग्लोरीफाई किया गया कि यही है बिहार के अगले नायक, अगले मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें महागठबंधन की तरफ से पेश किया गया। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी की चर्चा आपने की, एक बड़ा आपको रोचक पक्ष बताएं। तेजस्वी यादव सिर्फ 4 महीने के थे जब उनके पिता लालू यादव ने बिहार की सत्ता संभाली, और मंडल के नारे के साथ एक नया एक राजनीतिक सूरज का उदय था बिहार की राजनीति में। और लालू यादव सामाजिक न्याय की किसी नाव पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचे थे कहने के लिए। जी। लेकिन वो जो 1990 से लेकर मेरे ख्याल से 2004-5 तक जो कार्यकाल रहा उनका और उनकी पत्नी का, बाद में एक जंगल राज नाम का शब्द उसी कार्यकाल के बीच स्थापित हुआ, और जिसको इस चुनाव में भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू ने बहुत अच्छे से भुना लिया। और तेजस्वी यादव, जिसको आप कह रहे हैं एक सत्ता बिहार की राजनीति में एक नए नायक के अभ्युदय के तौर पर देखा जा रहा था, और तेजस्वी में ऊर्जा है, दृष्टि है, और तेजस्वी एक ऐसे नेता हैं जिन पर एक बार जनता भरोसा करने का सोच सकती है। लेकिन इस चुनाव में एक तो उनके साथ कांग्रेस कहीं से मजबूत उनको कर नहीं पाई, लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाला पक्ष है कि तेजस्वी का अपना ही वोट कॉम्बिनेशन कहीं नीतीश कुमार की योजनाओं के थपेड़े में उखड़ गया। बिल्कुल। खासकर जो हमारा जो महिला रोजगार योजना जो रही नीतीश सरकार की, उससे मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ा है वोटर्स पर। बहुत बड़ा इस बार महिलाओं की वोटिंग में संख्या भी महिलाएं देखिए, मेरे ख्याल से 9% पुरुषों के सापेक्ष उन्होंने ज्यादा वोटिंग की है। और बिहार में ट्रेंड भी महिलाएं वोटिंग करती हैं, अच्छी संख्या में करती हैं। दूसरी बात है कि महिलाओं को खाली उनके 10,000 वोट से ही जोड़ के ना देखा जाए। महिला में आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा, ये सबका भी एक नैसर्गिक बोध होता है, एक तत्व उनके अंदर। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में कम से कम जो सुराज शब्द है, या जो कहते हैं कि सुशासन बाबू की छवि बनी थी, उसकी कुछ तो अनुभूति बिहार में थी। सड़कें बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसके अलावा कानून व्यवस्था जो एक संगठित अपराध था उस पर लगाम तो लगी ही थी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बिल्कुल। और नीतीश कुमार पर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं था। और वर्तमान राजनीतिक परिणाम ये बताते हैं कि वहां की जनता के पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो नीतीश कुमार से तात्कालिक तौर पीछा छुड़ा ले। इसी का परिणाम है ये। और एक मुद्दा जो विपक्ष ने पूरे जोर शोर से उठाने की कोशिश करी, पर अब देखने को मिल रहा है उसका कुछ खासा फायदा हुआ नहीं। वो मुद्दा था SIR का। जी। जिस पर इतना शोर मचाया गया, वोट कट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और खुद राहुल गांधी कई बार देखा भी क्या कि वो जनता दरबार लगा के बैठते थे, वहां लोग आकर उन्हें बताते थे हमारे घर के इतने जनों के वोट कट गए, उतने जनों के वोट कट गए। पर मुझे लगता नहीं, मुझे यहाँ पर जो रुझान आ रहे हैं उनमें दिखाई नहीं दे रहा है कि उसका ऐसा कुछ खासा फर्क या उसका कुछ खासा फायदा महागठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी की बात आपने कही तो पहली बात, राहुल गांधी की जो भाव
भाव भंगिमा है वो निराश करती है, बिल्कुल वो युवाओं को अट्रैक्ट नहीं करती, वो निराश करती है। आप आधारहीन तरीके से आक्रामक व्यवहार शैली के साथ आप लोकतंत्र में बहुत जगह नहीं बना सकते, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। तथ्यात्मक होना पड़ेगा। जी। तथ्यात्मक के साथ आपको विनम्र भी रहना चाहिए। राहुल गांधी की भाषा में विनम्रता कई बार बहुत पीछे छूट जाती है, बिल्कुल और कह सकते हैं कि अनुशासनहीनता के इर्द गिर्द घूमते हुए शब्द अनायास उनके वाक्यों में अपना स्थान बनाते हैं, बिल्कुल और वो उम्र का जो अंतर है और उसके बीच जो एक मर्यादा उसको भी भूलते नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सब चीजों का मिला जुला परिणाम ये था कि उनकी कदाचित अगर सच भी उन्होंने कुछ कहा होगा तो जनता ने भरोसा करने के बजाय उनकी भावभंगिमा पर ज्यादा ध्यान दिया। बिल्कुल। इसी वजह से जो एसआईआर की बात आई, देखिए इसमें भी 7.89 करोड़ कदाचित मतदाता बिहार के होंगे, रहे होंगे, उसमें से चाहे 40-45 लाख या इससे ज्यादा कुछ संख्या में वोटरों को निष्कासित किया गया है। जी 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 जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि जो गलत तरीके से उनके वोट बनाए थे, जी उसका भी एक रिफ्लेक्शन इस चुनाव में है। लेकिन 200 के आसपास अगर एनडीए पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे तत्व तो जुड़े हैं जी और ये एक प्रकार से जो अतिरिक्त वोटिंग हुई थी, और बिहार में जो एक बदलाव ये था कि कम से कम जो दूसरा विकल्प है हमें उसको दूर रखना है। कदाचित इस मंशा के साथ उन्होंने पहले ही विकल्प को बेहद मजबूत कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब बात करें बिहार के जो अभी मुख्यमंत्री रहे श्री नीतीश कुमार जी के बारे में, जिनके नाम एक रिकॉर्ड, अगर हम कहीं हम माने कि एक रिकॉर्ड भी दर्ज है कि सरकार चाहे किसी की रही हो, मुख्यमंत्री वही रहे। आज तक के इतिहास में पूरे देश में मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं होगा जो 9 बार एक ही स्टेट के मुख्यमंत्री की शपथ ले चुका, और मुझे लगता है अब तो 10वीं बार भी वही लेने वाले हैं। ऐसी शख्सियत जो एक बार सुशासन बाबू के नाम से भी जाने गए तो पलटू चाचा के नाम से भी जाने गए, बिल्कुल ठीक। और ऐसे जो ये शख्सियत है उनकी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, राजनीति में कोई जो शख्सियत है उसको कोई आप एक स्थापित शब्द के रूप में नहीं देख सकते, वो बदलती रहती समय के सापेक्ष, और इतिहास मूल्यांकन हमेशा बाद में करता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार एक बेहद सफल मुख्यमंत्री, बेहद सफल राजनेता और बहुत साफ सुथरी छवि के एक लोकतंत्र में नायक की भूमिका में जी स्थापित हो चुके हैं। और जिस समय वो राजनीति को अलविदा कह रहे होंगे, या जिस समय सार्वजनिक जीवन से अलग होकर वो ये घोषित करेंगे कि अब मुझे राजनीति से मैं अलग हो रहा हूं, तो उसके बाद उन्हें बहुत बड़े एक राजनेता के रूप में याद किया जाएगा। इतना तो उन्होंने कर दिया है। इस चुनाव में भी आप देखें कि पहले भी ये बात हुई कि नीतीश कुमार को खारिज कर दे जनता, ऐसा कोई कारण उन्होंने नहीं छोड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष ने कुछ बातें जरूर जनता के बीच ले जाने का प्रयास किया था, उसमें खास करके बड़े होनहार नेता हैं, नेता क्या है वो तो उन्होंने नई एंट्री करी, लेकिन बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, और प्रशांत किशोर जी, उन्होंने लगातार नीतीश कुमार को अब वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक अक्षम नेता के तौर पर स्थापित करने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन जनता ने नहीं माना। जनता ने माना कि नहीं, अगर 7 बार ये मुख्यमंत्री भाजपा के साथ रहकर बने, 2 बार राजद के साथ यानी लालू यादव के समर्थन से बने, 9 बार कुल हो 10वीं पारी खेलने के लिए बिल्कुल ये पैड पहनकर तैयार हैं और पिच इनकी बिल्कुल अनुकूल है, तो इन्होंने खूब ढेर सारे स्कोर भी करने हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को 2005 के बाद बिल्कुल जंगल राज से बाहर निकालने की दिशा में जो एक कद हासिल किया, जो एक चर्चा हासिल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये उसी का परिणाम है कि जनता आज तक उनके साथ भरोसे के डोर से बंधी हुई है। बिल्कुल। उनके और नरेंद्र मोदी के भी रिश्ते थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद हमेशा मजबूत ही रहे, अगर कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए। जी जी जी। और भाजपा बहुत संगठित दल है, बहुत अनुशासित दल है। आप ये भी चुनाव का ये भी देखिए, डायनामिक्स देखें कि इस बार भी भाजपा कदाचित सबसे बड़ी पार्टी होने जा रही है। बिल्कुल। और पिछले बार भी आरजेडी से शायद 1 सीट कम रह गई थी, वरना वो जनता दल यूनाइटेड से काफी आगे थी भाजपा। बावजूद इसके वो देखिए बैक फुट पर रहकर मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार को उन्होंने आगे रखा जी। ऐसे ही महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी पिछली बार देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर और शिंदे को सीएम बनाकर उन्होंने आगे रखा जी। जब बात उस परिस्थिति में आई तो ये राजनीतिक त्याग इसको कहते हैं। इसका सदपरिणाम किसी न किसी समय पर आपको मिलता ही मिलता है। और भाजपा देखिए, आज मेरे ख्याल से जो ताजा स्कोर है वो तो चौंकाता है कि 101 पर पार्टी ने लड़ा, और मेरे ख्याल से 97-98 में जीत की स्थिति में है। 96 सीट अकेले बीजेपी के पास रुझानों में दिखाई दे रही है। इससे प्रचंड या कहें इससे भयानक स्ट्राइक रेट राजनीति में हमने तो नहीं देखा कि जितने आपने टिकट दिए करीब करीब सब जीतने की स्थिति में। 101 सीटें थी बीजेपी, 101 सीटें थी।
नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा अंक मिलेंगे क्योंकि नीतीश कुमार ही इस गठबंधन के इंजन थे, चेहरा थे। और जब अमित शाह ने साफ साफ कहा कि कोई दूसरा विकल्प है क्या, हाँ। तो ये बात वहीं आके उन्होंने खत्म कर दी। जिस बात को तेजस्वी लगातार उठा रहे थे कि हमारे पास से तो हमारी तरफ से चेहरा हमको तो लोग मान रहे हैं, सामने से कौन चेहरा है आज भी भाजपा नहीं कह रही है। भाजपा ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के अलावा हम दूसरे पर सोच ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस तेजस्वी को माने न माने, तेजस्वी उनके यहाँ सबसे बड़ा चेहरा थे ही थे। पता नहीं वह कांग्रेस के भरोसे क्यों बैठे थे, वो मान ले तब हम आगे बढ़े। कांग्रेस में है क्या, कुछ भी नहीं। अच्छा, कांग्रेस तो मुझे लगता है कि उसने महागठबंधन में होकर, इतना बड़ा चेहरा होकर महागठबंधन का कोई इतना मुख्य रोल तो निभाया नहीं है। कांग्रेस ने दुष्प्रचार ज्यादा किया जी। कांग्रेस ने लोगों को भ्रम में रखने का पूरा प्रचार प्रसार करा। कांग्रेस ने कभी संगठन पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए उत्तर प्रदेश से कांग्रेस, मैं अब बहुत आगे बढ़कर बोलने का प्रयास ना करूं तो भी मैं इतना दावे से कह सकता हूं, कदाचित सदा के लिए समाप्त है। उत्तराखंड में कांग्रेस का सत्ता में रहने के बावजूद भी इतना कुछ विशेष नहीं रह गया है जी। हिमाचल प्रदेश में एक अंतिम प्रयास है उनका, जो कुछ है। हरियाणा उनके हाथ से जा ही चुका है। पंजाब ले दे के वो थोड़ा सा खड़े होते हैं कहीं कहीं। दिल्ली में शून्य ही है बहुत लंबे समय से जी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तो वो सदा के लिए भूल जाएं। राजस्थान में कभी कोई गुंजाइश बन गई तो बन गई, नहीं बनेगी कहीं से। तो कांग्रेस तो आत्मघाती प्रयासों से अपने आप को लोकतंत्र के इस नक्शे से मिटाने के लिए खुद ही व्यग्र नजर आती है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो इतना बड़ा ड्रास्टिक हमें डिफरेंस दोनों पार्टीज के बीच में दिखाई दे रहा है, मैं ये मतलब मेरी क्यूरियोसिटी है ये पूछने की कि क्या ये कोई पहला केस है? अगर हम लास्ट टाइम के रिजल्ट देखें तो उसमें जो नीतीश को बीजेपी है और जो तेजस्वी प्रताप यादव है, इनकी पार्टीज में एकदम कांटे की टक्कर, एक सीट का अंतर मुझे लगता है था। ऐसा क्या हमें पहले भी कहीं देखने को मिला कि एकदम से इतना डिफरेंस? नहीं, ये देखने को मिला है। मैं आपको बताऊं, जैसे आप ये देख लें कि गुजरात को देख लें तो गुजरात में जहां तक मुझे याद आता है कि 182 सीटों में 155 56 भाजपा जीत गई थी पिछली बार। और कांग्रेस मेरे ख्याल से 19-19 पे रह गई थी, 17-19 यूपी जी। गुजरात में यही हुआ। गुजरात में, महाराष्ट्र में भी देखिए महायुति गठबंधन के साथ इन लोगों ने मेरे ख्याल से 288 में 231 सीटें जीत लिया था। तो ये लोकतंत्र का एक नया बदलता चेहरा ऐसा है जिसमें बहुत चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं। जी। बहुत हैरानी भरा परिणाम सामने आ रहा है कि अब कांटे की टक्कर को मतदाता खारिज कर रहा है। जी। वो प्रचंड बहुमत देकर अपने साफ सुथरे तर्क और विचार को, अप्रोच को लोगों के बीच पेश करना चाहता है मतदाता कि हम पूर्ण बहुमत देकर ही संतुष्ट नहीं हैं, हम अति बहुमत दे देंगे। अब आप देखिए क्या करते हैं। एक आकलन लगाया जा रहा था जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी पिछले हम और अगर 14 और उसके बाद वाले चुनाव की बात करें तो उन दोनों चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला था। लेकिन इस बार का जो केंद्र का चुनाव था उसमें एनडीए को बहुमत मिला था। जी। जिसमें कि नीतीश कुमार के लिए खासकर ये बोला जा रहा था कि एंड मौके तक भी ये था कि कहीं ये ना पलट जाए, कहीं ये ना पलट जाए। मुख्यतः सबको, जो भी बीजेपी सपोर्टर्स रहे हैं, उनको डर यही था कि कहीं नीतीश कुमार पर, क्योंकि उनकी छवि रही है पलटू चाचा में। लेकिन अब क्योंकि बिहार में बीजेपी के पास पावर आ गई है, बीजेपी की सीट्स, बिल्कुल बीजेपी की सीट्स ज्यादा हैं, तो इससे क्या वहां पर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, इससे भाजपा और मजबूत हो गई। जैसे केंद्र में मोदी का आकर्षण मैं कहूंगा कि कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के भरोसे केंद्र सरकार चल रही थी, लेकिन मोदी ने कभी ये कमजोरी दिखाई नहीं कि हम आपके भरोसे हैं तो हम कहीं से विचलित हैं या परेशान नजर रहे हैं, कमी रही। बल्कि देखा जाए तो नीतीश कुमार ही उनके सामने हमेशा बैकफुट पर और एक पिछली सीट पर रहने की मुद्रा में, जनसभाओं में, सामान्य संवादों में नजर आए हैं। अच्छा, दूसरी बार नीतीश कुमार को भाजपा ने इतना संजीवनी दी जीवन में। इससे पहले भी आप याद करें जब केंद्र में मंत्री भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके बड़े अच्छे रिश्ते थे और अटल बिहारी वाजपेयी उनको बहुत अच्छा सेनापति अपना मानते थे। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार का अनुभव भाजपा के साथ बड़े लंबे समय तक काम करने का रहा। बीच बीच में उन्हें, जो लोकतंत्र में एक बड़ा प्रचलित शब्द है कि धर्मनिरपेक्षता का छोटा मोटा डंग बीच बीच में लगता रहा, इधर उधर आते जाते रहे। लेकिन लालू यादव के पास जाने के बाद उन्हें तो लगा कि वो कहीं किसी ऐसे राजनीतिक जाल में तो नहीं फंसते जा रहे हैं जहां से उनके राजनीतिक करियर को कोई दिशा ही ना बचे या कोई मार्ग ही ना मिले। तो फिर वो घूमकर भाजपा के साथ आ गए।
आज तो वो पूर्ण बहुमत के साथ, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ 5 साल आश्वस्त होकर रह सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार और मजबूत हो गई इससे। बिल्कुल, केंद्र में जो मोदी सरकार का सिक्का था वो और मजबूत होता ही दिखाई दे रहा है। और अभी ये जो चुनाव बिहार में हुए हैं उसमें हम चलिए बड़े मुद्दे, बड़ी पार्टियां तो 2 ही थी, महागठबंधन और एनडीए, पर नई पार्टियों का जो उभार हुआ वहां पे, हाँ, ये लालू प्रसाद यादव के बेटे ने, तेज प्रताप यादव, उनकी भी पार्टी, उन्होंने नई पार्टी बनाई। और राजनीति का विशेषज्ञ कहे जाने वाले प्रशांत किशोर जी, बिल्कुल, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, पर मुझे लगता है वो वोट कटुआ बनकर रह गए। देखिए, मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि बिहार की राजनीति में 3-4 युवा चेहरों की बड़ी चर्चा रही। तो उसमें तो एक तो लोक जनशक्ति पार्टी के हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने पिछली बार गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ा था, यानी कि कई सीटों पर उन्होंने नीतीश कुमार को हरा दिया था। तो जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू जिसको बोलते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी का स्कोर काफी कम रह गया था। लेकिन इस बार आप जानते हैं कि छठ पूजा के दौरान हुआ क्या कि नीतीश कुमार ने राजनीतिक बड़प्पन दिखाते हुए सीधे चिराग पासवान के घर पहुंच गए। अरे हाँ, चिराग पासवान ने उनका पैर छुआ। चिराग पासवान बड़े संस्कारी व्यक्ति हैं, ऐसा कोई पहली बार मैं नहीं कह रहा हूँ। और चिराग पासवान को आपने पहले भी देखा होगा, उनके अपने जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनसे भी मिलने के उनका मतभेद होने के बाद बहुत बड़ा मतभेद रहा है। तो वो बहुत दूरदृष्टि के नेता हैं, बड़े नेता हैं, और चिराग पासवान में अंदर मैं भविष्य देखता हूँ। तो उन्हें तो मोदी का हनुमान हमेशा से स्वयं को कहते रहे और स्थापित किया। इस चुनाव में उन्हें बहुत फायदा हुआ। बिल्कुल, और पूरा जोर शोर लगा के उन्होंने प्रचार किया। बहुत। लेकिन जो दूसरा आपका एक कहने का संकेत था कि प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर जैसे समझदार, दूरदर्शी, ज्ञानी और तार्किक लोगों का राजनीति में आना बहुत शुभ है लोकतंत्र के लिए। उन्होंने बहुत जमीनी मुद्दे उठाए, बहुत मजबूत मुद्दे उठाए। उनके तर्क इतने अकाटे थे कि बहुत सारी पार्टियों के पास उसका उत्तर नहीं था। लेकिन शायद ज्ञान, तर्क, आपकी विशिष्टता और आपकी समझ से ही लोकतंत्र या चुनावी लोकतंत्र तो नहीं चलता है। जी। तो ये जीवंत उदाहरण है उस चीज, जीवंत उदाहरण है। तो प्रशांत किशोर को जनता ने कहा कि हमने आपकी बात सुन ली, अब आप जो है लोकतंत्र के सजग प्रहरी अगर हैं तो लोकतंत्र के दरवाजे पर कुछ दिन बैठ हमारे हितों की रक्षा के लिए अपने दृष्टि को सजग रखें। जी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्रशांत किशोर समझदार व्यक्ति हैं। वो चुनाव में आए, बहुत अच्छा किया। उनसे एक चूक जो लगातार होती रही, उसकी चर्चा बहुत आवश्यक है। वो लगातार मीडिया पर हमलावर होते रहे। अच्छा, लगातार वो ऐसा समझ रहे थे कि जो पत्रकार प्रश्न कर रहा है ये उसका अपना या कदाचित सत्ताधारी दलों का प्रश्न है। वो ये भूल गए कि एक पत्रकार एक सजग नागरिक होता है और वो प्रश्न जो कर रहा है उसमें प्रशांत किशोर का ही राजनीतिक भविष्य छुपा हुआ है। जी। वो हर जगह पत्रकारों से भिड़ते उलझते निकलते रहे। और आज देखा जाए तो उन्होंने एक बेहतर स्टार्ट करने का जो प्रयास किया था, वो सपना फिलहाल तो चूर हो गया। बिल्कुल, एकदम बुरी तरीके से चूर हुआ। एक और बात आपने कहा तेज प्रताप यादव का। जी। तेज प्रताप यादव इस चुनाव में खूब सक्रिय रहे। बिल्कुल, बहुत सारी सीटों पर उन्होंने लोगों को उतारा। और जो लालू यादव के परिवार का एक जो आकर्षण था पूरी बिहार की राजनीति में, उसमें उनका अलग होना वो बहुत चौंकाने वाला रहा। और उससे ये साफ पता चलता है कि परिवारवादी दृष्टिकोण के साथ राजनीति करने में किसी न किसी दिन कोई न कोई ऐसी दुर्घटना परिवार के अंदर ही होती है जब रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, राजनीति आगे निकल जाती है। तेज प्रताप यादव बड़े घराने से हैं, लेकिन उन्होंने चुनावी रैलियों में भीड़ भी बटोरा और जैसा मन कहा वैसा बोला भी। हमें तो बड़े भोले आदमी लगते हैं वो, हमें लगता नहीं कि राजनीति में कुछ आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हो सकता है उनके सत्ताधारी दलों में भी संपर्क मुझे अच्छे नजर आए, जिस हिसाब से चुनाव अभियानों के दौरान वो एयरपोर्ट पर रवि किशन से कहीं मिल रहे हैं, कहीं अपने भाई से एक बार मिले तो बात ही नहीं हुई, नजरें भी नहीं मिली। देखा तो इन्होंने, बल्कि तेजस्वी ने भैया करके हाथ उठाया। तो वो सब चीजें थी। इस चुनाव में आकर्षण के अलग अलग पहलू थे, लेकिन इतने प्रचंड बहुमत ने तो इन होनहार और नए युवा राजनीतिज्ञों के भविष्य पे ही प्रश्न खड़ा कर दिया। पर वो बोल भी रहे थे, जो तेजू भैया कहा जाता है, उन्हें प्यार से तेजू भैया कहते हैं वहां पर। तो तेजू भैया ने ये भी बोला कि अगर जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहां पहुंचेंगे। उनसे किसी ने, एक पत्रकार ने एक बार सवाल पूछा कि अगर गठबंधन में आपकी जरूरत पड़ी, महागठबंधन में, तो क्या आप जाएंगे? तो बोले जहां हमें जरूरत अच्छी लगेगी हम वहां जाएंगे। अब देखिए, ऐसा है कि चुनाव परिणाम ने इन सबको स्वतंत्र छोड़ दिया। प्रशांत किशोर को
तेज प्रताप को, और वो मुकेश सहनी जो थे एक, हाँ, उप मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया। मुख्यमंत्री चेहरा, बहुत सही आप कह रही हैं, वो कि आप लोग कृपा करके खूब घूमें, बिहार को पहले समझें जी, जनता के बदलते मनोविज्ञान को समझें। रटी रटाई पुरानी बातों से जनता अब पटने और सटने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत नए दृष्टिकोण के साथ आना होगा। और इस चुनाव ने एक बार फिर ये साबित किया कि मोदी वर्तमान राजनीतिक धरातल के महानायक हैं। अच्छा सर, जैसे बोला गया हर बार जिस चुनाव में विपक्षी पार्टियां जीत जाती हैं वो चुनाव निष्पक्ष होता है, और जिस चुनाव में विपक्षी पार्टियां नहीं जीतती वो उसमें या तो ईवीएम में गलती होती है या वोट चोरी होती है। ऐसा कुछ ना कुछ मुद्दा हर बार विपक्ष उठाता है, और इस बार भी पूरे जोर शोर से एक मुद्दा उठाया गया, वो था वोट चोरी का। मुझे लगता नहीं उसका ऐसा कुछ खासा असर पड़ा है, पर जितने जोर शोर से वो मुद्दा उठाया गया था, जितनी उस पर प्रेजेंटेशंस और ये सब चीजें बनाई गई थी, उसे एक बार एटम बॉम्ब एक बार हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ से किया गया था, उसका उतना प्रभाव पड़ा नहीं। उस पर जो की गई मेहनत थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुई, मुझे ऐसा लगता है। बर्बाद इसलिए भी हुई, देखिए एक तो तथ्यात्मक तरीके से वो कितने सही थे ये जनता को समझा नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये थी कि एक राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव यानी लालू यादव के बेटे, उनकी पार्टी ने ऐसे प्रवक्ताओं को आगे किया कि जो समझ रहे थे कि हम अभद्र शब्दावली के जरिए लोगों के दिलों में स्थान बना लेंगे। बिल्कुल। और आश्चर्यजनक तरीके से इस चुनाव परिणाम ने उनकी बोलती बंद कर दी। और कांग्रेस में भी कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं जो रह रह के अभद्रता पर आ जाते हैं, और होता यह है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और आरोप आप कहीं और लगाना शुरू कर देते हैं, तो अंत में आपका अपना ही नुकसान होता है। तो ये जो अलग अलग मुद्दे उठा रहे थे और इसको आक्रामक तरीके से पेश कर रहे थे, पहली बार मुझे आश्चर्य यह है कि तेजस्वी यादव जैसा समझदार राजनीतिज्ञ जनता के इन मनोभाव को समझ ही नहीं पाया। जमीन नीचे से खिसक गई, उनको भान तक नहीं, पता ही नहीं चला। तो क्लीन बोल्ड हो गए। उन्होंने जीवन में सर्वाधिक स्कोर 19 रन बनाया था अपने, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ने जीवन का टोटल 19 रन उनका हाईएस्ट स्कोर था। और यहाँ तो वो आश्चर्यजनक तरीके से बोल्ड हो गए। पिछली बार 2020 के चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने वाले, और केवल उनके चेहरे की बदौलत, उनके चेहरे की बदौलत। पिछले चुनाव में भी उन्होंने, चूंकि लालू यादव पर बहुत सारे दाग थे, तो उन्होंने किया कि भाई ठीक है, पिताजी की राजनीतिक विरासत तो मेरे साथ है, लेकिन इनके चेहरे के साथ हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो पोस्टर में लालू यादव का चेहरा तब भी नहीं था, इस बार भी ज्यादा उन्होंने प्रयोग नहीं किया। लेकिन जनता के बदलते मनोविज्ञान को समझना ज्यादा आवश्यक था, वो वहाँ बुरी तरह चूक गए। जी। जैसे भले ही सर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिस यूपी के जिस भाग से आप बिलोंग करते हैं वहां पर मुझे लगता है बिहार का काफी प्रभाव। हाँ, बिल्कुल। तो अगर जैसे हम कंपैरिजन, जैसे हम आज की जनरेशन के हैं, तो हमने केवल उस बारे में सुना है कि एक समय पर बिहार में जंगल राज हुआ करता था और बिहार के हालात इतने खराब थे कि दिन दहाड़े कुछ भी हो सकता था वहाँ। आपने वहाँ पर अपने रीजन, क्योंकि बहुत सटा हुआ इलाका है वो, जी, बिल्कुल। कभी कुछ ऐसा महसूस किया कि आपने भी उस जंगल राज की कुछ छवि महसूस की? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, बिहार में जो जंगल राज का जो कॉन्सेप्ट था वो दरअसल लालू यादव ने बनने दिया, और बनते बनते वो कॉन्सेप्ट स्थापित हो, ये शब्द स्थापित हो गया। हमें आज भी याद आता है कि 1997 की बात होगी, एक चंद्रशेखर बहुत युवा होनहार नेता थे जी, दिल्ली में राजनीति करते थे छात्रों की। मेरे ख्याल से उसमें 6 संघ अध्यक्ष थे क्या जेएनयू के। अच्छा। और सिवान में उनकी गोली मारी गई, उनकी हत्या की गई सरेआम। 1997 की बात है, बहुत बड़े चर्चा का विषय रहा ये। इसके अलावा माफिया इतने ज्यादा थे बिहार में, और एक चर्चा होती थी कि वाराणसी के आसपास अपराध करने वाले शरण लेने बिहार चले जाते थे। अलग अलग गुटों के माफिया वहां थे, अलग अलग जाति धर्म के माफिया वहां पर थे। एक तरीके से फिर तो वो अपराधियों का घर बन गया, अपराधियों का गढ़ ही था। और उसके अलावा वो इतना जाति विषाक्तता थी वहां, इतने ज्यादा सब खेमों में बंटे हुए थे कि बिहार के विकास से कोई लेना देना उन्हें था ही नहीं है। और बताइए, जहां से कि एक प्रकार से क्रांति का अभ्युदय हुआ जी, इस प्रकार से देखें आप कि जयप्रकाश नारायण की जो वैचारिक क्रांति थी, उसने देश को, बताइए, कितना सजग किया अपने समय में। उसी जयप्रकाश जी की धरती से एक प्रकार अपराधीकरण का ऐसा विष पनपा कि जिसकी मिसाल भारत के अन्य राज्यों में भी बहुत लंबे समय तक दी जाती रहेगी। बिल्कुल। तो हम लोग तो चूंकि वहाँ देखें कि देवरिया, गोरखपुर, वो जो सटे हुए इलाके थे वहाँ पे, वाराणसी, यहाँ आसपास जब भी कभी आना जाना हुआ, जो हम लोगों के मित्र भी पढ़ते थे इलाहाबाद वगैरह में उस समय,
वो सब इस बात की चर्चा करते थे। तो वहाँ से अपराधीकरण की वजह से पलायन हुआ, प्रतिभाओं का पलायन हुआ, बहुत उर्वर दिमाग के लड़के वहाँ पे थे, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए दिल्ली और लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज शिफ्ट हो गए। इसके अलावा जो किसान वहाँ का था, उसका तो कोई पूछने वाला उसको था ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल। लुटता ही रहा। किसान औद्योगिकरण कभी हुआ नहीं। अब जाके इधर नीतीश कुमार ने थोड़ा सा प्रयास किया। अभी देखिए इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक जी, राज्य जी, जी। बिहार है। जी, जी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कोशिश तो की गई, कोशिश रंग भी लाई, लेकिन बिहार में बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। और होना ये चाहिए कि नीतीश कुमार अपने इस कार्यकाल को स्वर्णकाल बना लें। इतना बड़ा अवसर उनके पास है। 10वीं बार वो बिहार और के हाँ, मुख्यमंत्री। बिहार बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर भारत का सबसे कदाचित संपन्न राज्य है, बिल्कुल, लेकिन उसका वैभव उसको कभी मिला नहीं, क्योंकि बिल्कुल। राजनीतिक तौर पर वहाँ इतना जहर था। तो प्रयास ये है कि विकास की इस दौड़ में बिहार को देश का विकास का इंजन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसा कि यूपी के बारे में एक बार को कहा जाता कि गुंडे मवालियों का रहा ही है। राज्य। देखिए, अपराधीकरण से कौन मुंह मोड़ लेगा। मैं तो बिल्कुल। कहता हूँ एक समय ऐसा था कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ, बाद में अपराधियों का राजनीतिकरण होने बिल्कुल। लगा। और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग क्षेत्रों के जो तथाकथित उस समय बड़े चेहरे अपराधी गिरोह चलाने वाले, संचालित करने, उनको राजनीति में जगह मिलती गई, सम्मान मिलता गया। अभी भी अगर हम लोग देखें, वैसे ही विषय से थोड़ी अलग बात हो गई, पर अभी भी अगर हम देखें तो जब कुछ बड़े अभी चेहरे माफियाओं की डेथ हुई, एक माफिया की जेल में डेथ हुई, तो उस पर भी हमारे लाल टोपी वालों ने दुख जता दिया। नहीं, होता यही है ना कि ये जो, अगर आपने अपराधियों का संरक्षण किया तो ये जान लीजिए कि आपकी राजनीतिक यात्रा एक जगह जाके विराम बिंदु पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा पिछले चुनाव में, ये जब मुख्यमंत्री बने थे, मैं 2012 से 17 की बात कर रहा हूँ, तो 12 में इनको इस बात की अनुभूति हो गई थी कि अपराधीकरण का जो एक आरोप है उसके सर्वाधिक दायरे में समाजवादी पार्टी है। इसीलिए इन्होंने दूरी बनानी शुरू की। कई उस समय बड़े माफियाओं से इन्होंने दूरी बनाकर प्रयास किया कि हम एक साफ सुथरी राजनीति का संकेत दें, और उसमें सफल हुए, तो इसलिए सत्ता तक भी पहुंचे, मुख्यमंत्री बन पाए। हाँ, लेकिन बनने के बाद इनके ही दल में इतने अलग अलग गुट थे और उनके अपने अपने पसंद के माफिया हुआ करते थे। तो घूम घाम के बाद लगभग फिर वहीं पहुंच गई। जी सर, अब वापस बिहार चुनाव पर आते हैं। जी। तो जब हमने बातचीत शुरू की थी तो रुझानों में कांग्रेस के पास कम से कम 4-5 सीट थी। जी जी जी। और पर अगर हम ताज़ा अपडेट्स पर जाएं तो कांग्रेस एक सीट पर सिमटती दिखाई दे रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर एक पर सिमटना बेहतर, शून्य पे आ जाएं। शून्य की फिर भी कुछ कीमत ज़्यादा है। किसी से जुड़ेंगे तो कम से कम उसकी प्रतिष्ठा में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। इस प्रकार की राजनीति करनी हो तो कांग्रेस को पहली बात तो मेरे ख्याल से राजनीतिक तौर पर संन्यास, सामूहिक तौर पर एक क्षमा याचना करते हुए ले लेना चाहिए कि जनता से ये प्रणाम करें कि हम आपके विषय को उठाने में सक्षम नहीं है और आप ही लोगों ने हमको नकार दिया। अब हम एक बार नेपथ्य में चाहते हैं, क्योंकि ना आप हमारी बात सुनते हैं, ना हम आपको समझा पाते हैं, ना आप हमको समझा पाते हैं। ये राजनीतिक तौर पर पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुकी पार्टी का नाम कांग्रेस है। क्योंकि मुझे लगता है जमीनी मुद्दों से तो कांग्रेस जुड़ी हुई ही नहीं है। कुछ नहीं इनके पास। तो मैं फिर वही आप कहोगे कि प्रवक्ताओं पे, आप इनके प्रवक्ताओं की भाषा आप सुन लीजिए, बहुत खराब। प्रवक्ता किसी भी पार्टी का पहला वो व्यक्ति होता है जिसके जरिए पार्टी संवाद करती है, पार्टी का चेहरा होता है। और ऐसा नहीं, भाजपा में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई बार ऐसा बोल देते हैं कि पार्टी असहज हो जाती है, लेकिन उनकी संख्या इनकी अपेक्षा बहुत कम है। कांग्रेस की किसी प्रवक्ता से आप बात कर लीजिए। अरे भाषा की तो अगर हम ऐसे बात करें तो पूरे महागठबंधन में, इस पूरे चुनाव में आप देखिए कि पूरे चुनाव में भले ही हमने किसी बड़े चेहरे के मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनी, पर पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान बड़े बड़े मंचों से विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी और एनडीए के खिलाफ ऐसे ऐसे शब्द बोले गए, प्रधानमंत्री जी की तो मां तक पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए। वो दरअसल कांग्रेस क्या है ना, कांग्रेस के लोग गिरेबान में नहीं झांक रहे। कांग्रेस के लोग, सत्ता हाथ से चली गई और ऐसा लगता है कि कदाच कहीं सदा के लिए चली जा रही हो, उस छटपटाहट और टीस में अभद्रता पर उतर जाते हैं। और ये कांग्रेस को शोभा देता नहीं, क्योंकि कांग्रेस बड़ी कुलीन और अच्छी संस्कृति की पार्टी रही है, बहुत लंबे समय तक शासन किया, और बहुत इनके नेता बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक हुआ करते थे, आज की तरह नहीं थे। उनके जो नेता हुआ करते थे, कितने बड़े बड़े नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश को एक किया। बिल्कुल, और बहुत बाद तक बहुत अच्छे नेता रहे। बल्कि मैं तो कहूँगा कि 2004-5 में जो इनकी लोक केंद्र की सरकार बनी, उसमें भी बहुत कुलीन और अच्छे पढ़े लिखे लोग थे जी। लेकिन इस प्रकार से शाब्दिक मर्यादाएं
खत्म होती चली गई और इनके बयानों में मैंने कोई सुधार कभी नहीं देखा कि ये इन्हें अपनी नीचे से खिसकती जमीन का आभास नहीं हो रहा है। जी। और सामने वाले पर इतना हमला कर रहे हैं कि वो आत्मघाती तक बन जा रहे हैं। मतलब ये धीरे धीरे फिदाइन बनते जा रहे हैं। हाँ, ये वैचारिक फिदाई नहीं है। अपनी विचारधारा से अपना संहार कर लेने की अद्भुत क्षमता अगर किसी के पास है तो वो कांग्रेस पार्टी के पास है। ये अपनी विचारधारा से अपना ही संहार कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये जो मुद्दे, जो जिन मुद्दों पर कांग्रेस लड़ी, मुझे तो लगता है कोई मुद्दे थे नहीं कि जिन पर वहाँ बिहार की जमीन पे जिनका कुछ फर्क पड़े। नहीं, मैं कहता हूँ ना, दूसरी बात कि मुद्दे आपके लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल जी जनता की समस्त अपेक्षाओं पर एक साथ खरा नहीं उतर सकता। अब आप जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते आप उन मुद्दों को उठाएं, खंगालें, उनको परिष्कृत करें और जनता के बीच ले जाएं, तब आप एक आदर्श विपक्ष बन जाते हैं। जी। कांग्रेस ने कभी होमवर्क ही नहीं किया, कभी जमीन पर समझने का प्रयास नहीं किया। ये बहुत बड़ी कमी रही। हाँ, जो भी थोड़े से तथ्य उनके हाथ लगे तो ऐसे आक्रामक हो गए जैसे उन्होंने जंग जीत ली हो। मतलब वही आधे अधूरे ज्ञान के साथ वो जंग लड़ने। हाँ, मैं तो कहता हूँ आपको पूरा ज्ञान हो लेकिन आपको जनता को कन्विंस करना नहीं आया तो लोकतंत्र किसको कहते हैं? बिल्कुल। जहाँ सत्ता की शक्ति लोक के हाथ में हो, यानी लोगों के हाथ में हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो आपने वो वाला गियर आप लगाना आपको आया ही नहीं। आप चले हैं लोकतंत्र का इंजन चलाने। बिल्कुल। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार में भी डबल इंजन की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जिसमें बीजेपी और एनडीए, आरजेडी, एनडीए का गठबंधन पूरा सफल होता वहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में SIR, जिसके ऊपर बहुत बवाल मचा, एक बहुत बड़े बवाल का मुद्दा रहा, इस वोटिंग परसेंटेज, जो परसेंटेज भी बढ़ी है, 9% पिछले कंपैरिजन में ज्यादा वोट पड़े, SIR का कितना योगदान रहा है इसमें? नहीं, बिल्कुल योगदान रहा। देखिए, ऐसा हुआ कि जब चुनाव आयोग ने अपनी इस प्रक्रिया को शुरू करा, जी, आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब राजद और कांग्रेस ने इस चुनाव के बहिष्कार करने तक की धमकी दी। बिल्कुल बिल्कुल। और चुनाव आयोग ने साफ किया कि जो भी फर्जी वोटर्स हैं, जिन्होंने किसी भी तरीके से चुनावी सूची में घुसपैठ कर लिया है, उनको हम निकाल बाहर करेंगे। चुनाव आयोग सख्ती से आगे बढ़ता रहा, सर्वेक्षण करता रहा, त्रुटियां मिलती रहीं, उसका निराकरण करता रहा। करते करते 40, 45, 50 लाख वोट घट भी गए और इधर परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ गया। तो देखिए, लोकतंत्र में कभी भी चुनावी प्रक्रिया के जरिए ही जनता सत्ता से संवाद करती है, उनसे स्थापित होती है, वहां अपनी शक्ति को ग्रहण करती है। अगर उस प्रक्रिया का शुद्धिकरण आप वाकई कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, करना ही चाहिए। फर्जी वोटर किसी भी तरीके से किसी भी दल के लिए कहीं से भी 1% की बढ़ोतरी ना हो उसमें, और चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि इसका लाभ कोई भी दल किसी रूप में कभी ना उठा पाए। जी, यही तो उसका काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चुनाव आयोग का काम है। पर जितनी गालियां इस चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने खाई हैं, जितनी गालियां दी गई हैं चुनाव आयोग को, वो मुझे नहीं लगता किसी और चुनाव में। सही कह रही हैं आप। देखिए, लगातार विपक्षी दल ये कहते रहे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जदयू ही नहीं लड़ रहा है, चुनाव आयोग भी साथ में लड़ रहा है। जी जी। और चुनाव आयोग का मैं तो कहूँगा बड़ा संयमित व्यवहार था ज्ञानेश जी का, कि उन्होंने बहुत इस पर कटघरे में इनको खड़ा नहीं किया, बल्कि शालीनता से अपनी बात कह के वो निकलते रहे। बिल्कुल। वो तो चाहते तो उनके पास बहुत सारे अधिकार भी थे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो लोकतंत्र में देखिए, सब्र का बड़ा महत्व है, धैर्य का बड़ा महत्व है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है ना, खाना ठंडा करके खाते हैं। जी जी जी। तो उन्होंने हमें सब्र को कभी खोया नहीं। तो इसी वजह से तो आज 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, 10वीं बार बनने जा रहे हैं और बिल्कुल बनने जा रहे हैं। कांग्रेस की बेताबी का आलम ये था कि जब हरियाणा में चुनाव हो रहे थे तो ये सत्ता पाने की जल्दबाजी इतनी ज्यादा थी इन्हें, कि इतने गुटों में बट गए, कैसे लग रहा था कि मुख्यमंत्री का ताज ही पहनना बाकी रह गया। इधर नीचे से जमीन खिसक गई धीरे से। अब बाद में इन्होंने थोप दिया कि वो तो 25 लाख वोटर वहां जो थे इन्होंने काट दिए थे हमारे समर्थन वाले, इसलिए हम सत्ता से चले गए। तो ये बड़ी चिंताजनक बातें हैं। देखिए, असर कुल मिला के ये पड़ता है कि विपक्षी दल अगर इतना संकीर्ण विचारधारा का बन जाएगा किसी का भी, तो ये ठीक नहीं है। अब सर, रुझानों के अनुसार 210 सीटें एनडीए के पास आती हुई दिख रही हैं जी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हाँ। और जब बिहार चुनाव चल रहा था तब यूपी से काफी नेता आए प्रचार करने के लिए, अखिलेश यादव भी आए, योगी आदित्यनाथ भी आए। अब क्योंकि यूपी एक बिहार से एकदम सटा हुआ राज्य बिल्कुल बिल्कुल, तो यूपी और बिहार की राजनीति भी खासा गर्म रहती है पूरे देश में अगर हम देखें तो अब इन रुझानों से यूपी की राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सटा हुआ राज्य है। बहुत सारे हमारे जिले हैं जो बिहार से साझा करते हैं अपनी सीमाओं को, और वहां पर देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा कि हम अवध जीते हैं, अब मगध जीतने जा रहे हैं। यही तो नारा था। जी।
अब उस नारे को आप वर्तमान जो परिस्थिति उससे मिलान करें तो आप देखिए ये कितने भ्रम के कितने गहरे गड्ढे में चले गए। दूसरी बात, वहाँ स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को उतारा गया, भाजपा ने उतारा। और इससे भी पहले आपने देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जी संगठन के बड़े माहिर व्यक्ति हैं केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, और उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है बहुत, और सरकार में भी बड़े लोकप्रिय हैं, संगठन बड़े लोकप्रिय। उनको वहाँ 1 महीने की सेवा दी कि आप 1 महीने यहीं रहेंगे, सब प्रभारी बना के बिहार चुनाव में, और क्या शानदार परिणाम आया। बिल्कुल। तो योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक रूप में उतार के वहाँ कई जगहों पर उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने उनके अपने मिजाज के मुताबिक एक अलग वातावरण खड़ा किया। बिल्कुल बिल्कुल। और केशव मौर्य को संगठन के स्तर पर उतार कर वहाँ उनके लिए और स्वयं केशव जी के लिए भी एक बेहतर भविष्य की राजनीतिक जमीन इसमें बनती मुझे दिख रही है। जी जी जी। 2 प्रकार। और अब इसमें सर्वाधिक दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ी अखिलेश यादव की, जो मगध से मगध की यात्रा करने निकले थे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर वो लगातार आक्रामक कंपेन कर रहे थे, तो वो तो चूक गए। जी जी। अब उत्तर प्रदेश में उन्हें फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव का परिणाम था, जो संविधान में बदलाव कर देगी भाजपा, जी जी जी, या इस प्रकार से मिलते जुलते नारों के साथ, और भाजपा में जो कुछ अपनी सांगठनिक चूके रही उसका फायदा उठाते हुए अखिलेश यादव सबसे बड़े दल बन गए लोकसभा में। लेकिन आने वाले दिन अखिलेश यादव के लिए खास करके बिहार चुनाव ने जो आईना सामने रखा है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, और इसका असर उस चुनाव तक बना रहेगा, ऐसा मैं देख कर मान के चल रहा हूं। बिल्कुल, यानी 25 के चुनाव का 27 के चुनाव पर जरूर असर जरूर पड़ेगा। सर, अभी जैसे रुझान लगातार आ रहे हैं और लगभग अभी समय 4 बजे का हो गया है, और अभी भी जो विपक्ष के रथ का एक बड़ा चेहरा माने जा रहे थे तेजस्वी प्रताप यादव, वो लगभग 10,000 वोटों से पीछे हैं। अब इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो देखिए प्रचंड प्रक्रिया है, ये प्रचंड बहुमति नहीं है। जी जी जी। ये वहां की जनता का प्रचंड प्रतिरोध है, एक प्रचंड अभिव्यक्ति है कि विपक्ष के रथ के जो सबसे बड़े नायक थे तेजस्वी यादव, वो अभी कुछ देर पहले 16,000 से पीछे थे, जी जी, अब 9,000 से पीछे हैं। तो जब आपका मुख्य योद्धा ही चुनावी मैदान में शिकस्त खाता घूम रहा है, तो आप लड़ेंगे किसके दम पे? इसका मतलब है कि आपको वैचारिक तौर पर, आपको मतदान के तौर पर, आपकी उपादेयता के तौर पर, जी, वहां की जनता ने आपको खारिज करने में कोई कोताही नहीं की है। बिल्कुल जी। उनका मतलब ये, अब हम जो जिस चेहरे की बदौलत पिछली बार 2020 के चुनाव की हम अगर बात करें तो एक कांटे की टक्कर दी थी, वो आज चेहरा ही पीछे। आश्चर्य, एक नाम तेजस्वी और एक वहां के लोकतंत्र का चमकता हुआ सितारा, और आज जनता ने उसको निस्तेज कर दिया है। लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे ले जाने वाला, बिल्कुल बिल्कुल। आज आप देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव ने जो एक लालटेन लेके घूमे थे और जीत हासिल करते अपने जमाने में घूमे थे जी, तो लालटेन जैसे एक बुझती हुई रोशनी पूरे रालोद के चेहरे पर नजर आ रही है। बिल्कुल, ये बहुत प्रचंड प्रतिरोध है। मैं इस बात को कहूँगा, एक नया शब्द इसको आप लीजिए, प्रचंड प्रतिरोध। क्या बात है। अच्छा सर, तो अब आखिर में मेरा एक आपसे ये सवाल रहेगा कि क्या जब तक ये पॉडकास्ट अपलोड होगा, थोड़ा समय जाएगा इसमें, जब तक ये पॉडकास्ट अपलोड होगा तब तक क्या तेजस्वी प्रताप के भविष्य का क्या फैसला रहेगा? वो हारेंगे या जीतेंगे, या और दूसरा, क्या कांग्रेस 0 तक पहुंच जाएगी या कुछ नंबर बना पाएगी? देखिए, तेजस्वी प्रताप नाम तो है, लेकिन अब उनकी तेजस्विता चली गई, प्रताप का कोई अर्थ बचा नहीं। जी जी। इतनी प्रचंड शिकस्त ये झकझोर देने वाली है, बल्कि राजनीतिक तौर पर कोमा में पहुंचा देने वाली है। और एक पुनर्विचार तो तब होता है जब कोई संभावना हमें नजर आए। यहाँ पुनर्विचार किस बात का आप करेंगे? सही बात है। आपने इतना सब खो दिया है, और कांग्रेस के स्पर्श ने आपको निस्तेज बना दिया, तेजस्वी से बना दिया। ऐसे में मैं चुनाव परिणाम, बिहार के चुनावी परिणाम से मैं अचंभित हूँ जी। और जनता के प्रतिकार की डिग्री इतनी हाई हो सकती है, ये बिहार के चुनाव ने दिखाया कि जहाँ की जनता जाति समीकरणों में इस कदर विभक्त थी कि पूरे देश भर में मिसाल दी जाती थी कि बिहार में विकास का कोई अर्थ नहीं है, चेहरे का कोई अर्थ नहीं है, जाति समीकरण आपका क्या है। तो वहां का जाति इंद्रधनुष पर आधारित राजनीति सदा के लिए बुझ गई। एक नए
युग की शुरुआत है। युग की शुरुआत है, एक नए बिहार का अभ्युदय है और बिल्कुल। बिहार की एक नई राजनीतिक धारा बह चली है। हम सब मिलकर ये समझें कि बिहार रोज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, बदल रहा है बिहार। कुल मिला के ये कामना सबकी होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पर मेरे मन में एक जो कह सकते हैं कि एक टिप्पणी आ रही है कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के लिए कि हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। बिल्कुल भी डूब ही गए। देखिए, ये तो मैं कह तो रहा हूँ, कांग्रेस एक पर है अभी जी 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 और बेहतर है कि शून्य पे चले जाएं। वो इनके लिए भी अच्छा है। वो एक भी क्यों भाई, जी कांग्रेस लिए सब कुछ बोझ है तो एक भी उनके लिए बोझ है। वो शून्य पर रहे तो वहां से बढ़ने की गुंजाइश भी रहेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कांग्रेस ने अपने आप को जैसा रसातल में पहुंचा लिया है, आज इनके प्रवक्ताओं को पूछ के, उनसे बड़े नेताओं से भी पूछना चाहिए कि इस प्रदर्शन की व्याख्या आप ही अपने शब्दों में कर लीजिए। मुझे लगता है राहुल गांधी को अब दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही चाहिए। हाँ, वो एटम बम से बड़े कोई बम होंगे वो भी फोड़ सकते हैं। अभी तो एक बम और बचा है। लेकर आएंगे। हाँ, अब तो एक बम ऐसा कोबाल्ट बम में उनको लेके आना चाहिए राजनीति में। और अब तो ये भी देखना है कि आने वाले दिनों में बंगाल का भी चुनाव जब बहुत बड़ी चुनौती है वो भाजपा के लिए, तो भाजपा का तो मनोबल बढ़ गया बिल्कुल कि वो बहुत मजबूत किला, ठीक है तृणमूल कांग्रेस का है जी, लेकिन सदा तो शासन किसी का नहीं रहता ना। संभावनाशील पार्टी भाजपा है। भाजपा हमेशा संभावनाओं पे काम करती है और सब्र पूरा रखती है। बिल्कुल, इस बात का तो उदाहरण दिया जाता है भाजपा। अभी देखिए, आज चुनाव जीते हैं और आज ही वो चुनावी मोड में आ गए। आज ही उनके प्रवक्ता, आज ही उनके बड़े नेता जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अगला लक्ष्य हमारा बंगाल के चुनाव को और बंगाल की जमीन को भेदना है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तैयारी से और इस चुनावी परिणाम से उनका मनोबल जरूर बढ़ा होगा बंगाल को लेकर, क्योंकि बहुत जुड़े हुए स्टेट, सटा हुआ राज्य है। बिल्कुल बहुत असर पड़ता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी आप बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का मनोबल बढ़ेगा, ऐसे बंगाल के लिए भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और एक नई चुनौती, और चुनौती के साथ गमन करने वाला ही तो योद्धा होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जिस विषय पर सर आज हम चर्चा करने के लिए बैठे थे, ये विषय ही ऐसा है कि अगर हम पूरे दिन भी बात करते रहे तो इस विषय पर बिल्कुल। अभी तो चुनाव परिणाम के तमाम अर्थ निकलते रहेंगे और इसके तमाम समीकरण सामने दिखाई पड़ते रहेंगे। विशेषज्ञों की राय आती रहेगी, अलग अलग व्याख्याएं होती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप का लगते रहेंगे का दौर शुरू होगा। लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप के स्वर इसलिए मंद पड़ गए हैं कि आरोप प्रत्यारोप तो आप 10, 12, 15 सीट के अंतर पे लगाओगे, इसमें क्या लगा दोगे? 0 और 1। जब आप 0 और 1 में खड़े हो तो आप आरोप भी लगाओगे यार, हद हो गई। बिल्कुल जी सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया। और इस मुद्दे पर हम चाहे बहुत लंबी वार्ता भी कर सकते हैं, पर ठीक है, समय का अपना भी अनुशासन है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।